हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 अगस्त का एडिटोरियल। उससे पहले बता दूं कि एक कोर्स चल रहा है प्रैक्टिस बैच, कॉमन एरर्स का एक प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस हर सेशन में हम डिस्कस करते हैं। कुल मिला के 100 सेशंस होने हैं और इसका ध्यान रखिए 5 सितंबर एक डेडलाइन दे रखी है आपको। इसके बाद ये जो कोर्स होगा वो 649 का होगा। इससे पहले अगर आप बाई करते हैं तो 499 में ये अवेलेबल है। डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हैं, पीडीएफ उपलब्ध है और अभी जल्द ही प्रैक्टिस बैच एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। वहाँ पर हम 50 पेपर्स का एक प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा, तो वो भी बहुत ही उपयोगी होगा। 1-2 दिन में ही मैं लॉन्च कर दूंगा उसको। इससे इनके अलावा आपको ग्रामर का कोर्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच और पीडीएफ, वो सब आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी आपको, मतलब लिंक वगैरह जो होता है, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आपको, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं आप। ठीक है, आज का जो एडिटोरियल है वो एक फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो हमने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हम देखते हैं आज के एडिटोरियल की वोकैब। तो डिफ्लेट शब्द है, डिफ्लेट एक वर्ब है। एक तो इसका मतलब होता है हवा निकाल देना, टायर से हवा निकाल देना डिफ्लेट कहलाता है। इनफ्लेट इसका ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ जो इसका मतलब दे रखा है इस एडिटोरियल में, वो मतलब है वीकन, कमजोर कर देना। ठीक है, कमजोर कर देने को बोलेंगे डिफ्लेट। दूसरा है लैंग्विश, ये भी एक वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है डिटीरियोरेट करना, मतलब विकृत होना, या फिर आप इसे वीथर कह सकते हो, मुरझाना। इसका मतलब वैसे वही है कि भाई एनर्जी, कोई एनर्जी लूज कर देना। अगर किसी में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जाहीन हो जाना, उसे कहते हैं लैंग्वेज। तो डिटीरियोरेट या वीथर यहाँ पे बिल्कुल सटीक मीनिंग जो कि इस एडिटोरियल में आपको मिलेगा। निटिग्रिटी नाउन है, इसका मतलब होता है बेसिक डिटेल्स। क्या मतलब है? बेसिक डिटेल्स, मतलब आप कह सकते हो इसे आधारभूत जो भी डिटेल्स हैं, जो भी कोर चीज़ें हैं, सेंट्रल चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, जो एक सार है, उसे निटिग्रिटी कहा जाता है। वे वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है टू कंसीडर या थिंक अबाउट। याद रखिएगा, कंसीडर में अबाउट नहीं लगाना है आपको, थिंक के साथ अबाउट लगाना है, सोच विचार करना किसी चीज़ के बारे में। आउटराइट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टोटल या कंप्लीट। आउटराइट का मतलब टोटल या कंप्लीट, पूर्ण। लेआउट है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अरेंज समथिंग, किसी चीज को अरेंज करना। और कंटोर है, ये नाउन है, इसका मतलब शेप कह सकते हो, आउटलाइन कह सकते हो, बाहरी रूपरेखा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी सारी नई चीज़ें ज़रूर आप सीखेंगे आज के एडिटोरियल में। आप खुद देखेंगे इसके अंदर कि लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके बगैर वो लैंग्वेज आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगी। तो आइए स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल। टाइटल है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इस टाइटल का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब खतरा, नाउन है, एंड कंजंक्शन है, रिवॉर्ड्स भी नाउन है। तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपने दोनों तरफ सेम चीज़ें लेगा। ठीक है, पैरेललिज्म कहते हैं इसको। ये बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, मतलब दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, समानांतर चलनी चाहिए। तो इधर नाउन है तो उधर भी नाउन है। रिस्क का मतलब खतरा होता है, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार होता है। तो एक्चुअल में ये जो एडिटोरियल है इस बारे में है कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सरकार के पास, जो उपक्रम हैं वो सरकार बेच रही है। सरकार कुछ उपक्रमों को लीज पर दे रही है ताकि उनको मोनेटाइज किया जा सके, ताकि पैसा प्राप्त किया जा सके। तो लेखक कह रहा है कि भाई इस चीज़ में कुछ रिस्क है, कुछ रिवॉर्ड्स हैं। रिवॉर्ड्स ये हैं कि पैसा आ जाएगा आपके पास, पैसा आएगा उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। आप जो स्कीम के अंदर पैसा आपको चाहिए है, वो पैसा आपके पास हाथ में होगा तो उन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। रिस्क ये है कि यहाँ पे कुछ खतरे हैं कि जैसे आप लीज पर दे रहे हो, तो अगर आपको एंड यूज नहीं पता कि जिसको आपने बेचा है, जिसको आपने लीज पर दिया है कुछ वर्षों के लिए, वो क्या इसका एंड यूज करेगा। ठीक
ठीक है। हो सकता है जो बिडिंग आप प्रोसेस में हिस्सा लो, जो नीलामी बोली लगवाओ आप किसी भी उपक्रम की, हो सकता है आपको पैसे कम मिले उसके, आपको फिर पछतावा हो कि कम में ही आपने लीज पर दे दिया। इस प्रकार की रिस्क हैं और रिवॉर्ड्स हैं, इसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूं कि मंडे टू फ्राइडे हम ये सेशन डिस्कस करते हैं हर शाम 5 बजे। सैटरडे संडे जो होता है वो पिछले सेशंस को रिवीजन करने के लिए रखा गया है, आप रिवाइज करें उन सब चीज़ों को, ठीक है। प्रोसेस हमारा ये रहता है कि हर एक स्लाइड जो आपको सामने आएंगी उनमें आपको सब्जेक्ट अलग से रेड कलर में हाईलाइट करके दे रखा है, अंडरलाइन करके दे रखा है। उन सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब है मैं वो बताऊंगा फाइंड आउट करके आपको। इससे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे रूल्स को, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ वोकैब यहाँ पे आपके एनरिच होगी, क्योंकि हर एक एडिटोरियल में कम से कम औसत अगर बात करें तो एवरेज आपको 10 वर्ड्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो अगर आप मेरे साथ एक वीक में 5 एडिटोरियल हैं, एक मंथ में आप 20 एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे साथ आप 200 नए वर्ड्स सीख रहे हैं। और ये 200 वर्ड्स ऐसे सिंपल वर्ड्स नहीं हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी हैं। साथ ही आप ट्रांसलेशन सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच हमारी एप्लीकेशन पर है, वो बैच आप अलग से बाई कर सकते हैं, ठीक है। और करंट में जो भी चल रहा है वो सब जानकारियां आपको मिल जाती हैं, तो एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, देखते हैं क्या कहना चाहता है। फॉलो थ्रू ऑन, ये जो फॉलो थ्रू ऑन है ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कोई भी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है या फिर आपकी कोई भी योजना है, उसका नेक्स्ट पार्ट के रूप में आपने ये किया है, ठीक है। आप कोई भी योजना है आपके दिमाग में और उसके लिए आप अगला पार्ट ये चलेंगे, आप डेवलपमेंट का जो पीरियड चल रहा है उसमें विकास की प्रक्रिया में आप अगला स्टेप ये उठाएंगे, उसे कहते हैं फॉलो थ्रू ऑन। और ये फॉलोइंग आईएनजी दे रखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट्स प्लान। तो देखो केंद्र सरकार का जो बजट की योजना है उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसी को कंप्लीट करने के लिए, फॉलो थ्रू का मतलब कंप्लीट करना भी होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की बजट में जो योजनाएं सामने आई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या योजना थी, टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट्स। मोनेटाइज क्या होता है भी, कोई ऐसी कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, उससे कोई पैसा नहीं मिल रहा आपको, उसको मोनेटाइज अगर आप करते हो तो उससे आप पैसा प्राप्त करते हो, उसे कहते हैं मोनेटाइज करना, ठीक है। तो फॉलोइंग थ्रू ऑन द बजट्स प्लान, तो बजट के अंदर जो योजना थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए योजना ये थी कि पब्लिक एसेट्स को जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उससे पैसा प्राप्त किया जाए, ठीक है। वो सरकारी संपत्ति काम में नहीं आ रही है, उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो सरकार ने कहा कि भाई इसको मोनेटाइज कर दिया जाए, लीज पर दे देते हैं ताकि इससे कुछ पैसा जनरेट होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किस लिए, इन ऑर्डर टू एक ऐसी एक फ्रेज है, एक प्रेपोजिशन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इस उद्देश्य से। पर्पज क्या है, पर्पज है फंड फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्रेश का मतलब न्यू है, फंड मतलब फंडिंग देना भी, पैसा लगाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया पूंजी का व्यय ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे, ठीक है। देखो सरकार को बहुत सारी स्कीम को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा निवेश करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। उसके लिए कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि पैसा इतना पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास नहीं होता। अब उसके लिए ये पैसा जुटाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइज करने की इन्होंने योजना बनाई है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए अब क्या, द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, विस्तृत, तो जैसे इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एग्जॉस्टिव के लिए ओवर आर्चिंग एक वर्ड होता है, ओवर आर्चिंग। आप इसके लिए कह सकते हो ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। तो सरकार ने क्या रिलीज किया है, गवर्नमेंट की वर्ब यहां पे हैज है, हैज रिलीज्ड। इसने एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट बना के दी है। एन यहाँ डिटर्मिनर है, एग्जॉस्टिव यहाँ एडजेक्टिव है, लिस्ट यहाँ नाउन है। एंड फैसिलिटीज, और फैसिलिटीज की लिस्ट बना दी है। टू बी ऑफर्ड, जो कि ऑफर की जानी है, और किसको ऑफर की जाएगी, टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो भी निजी निवेशक हैं उनको क्या फैसिलिटी मिलेगी, कौन से प्रोजेक्ट उनको मिलेंगे ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 सालों के दौरान। इस ओवर ये प्रेपोजिशन है, इसका यहां पे जो मतलब है वो क्या है, ड्यूरिंग, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा,
बजट में जो योजनाएं थी उसको कंप्लीट करने के लिए योजना ये थी कि भी पब्लिक असेट्स को, सार्वजनिक संपत्ति को, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, उनसे पैसा प्राप्त किया जाए। देखो बहुत सिंपल सा खेल है। बड़े स्तर पर देखोगे तो गवर्नमेंट की बात हम करें, छोटे स्तर पर देखें, मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई 2 ऐसे रूम हैं जो कि कोई काम नहीं आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं उसको किराए पे लगा देते हैं ताकि पैसा आने लग जाए, ठीक है, और उस पैसे का हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी एक खर्चा हमें करना है उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सरकार यहाँ पे सोच रही है कि उन संपत्तियों का अभी कुछ फिलहाल कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको लीज पे लगा दें ताकि पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसको खर्च कर सकेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, किस लिए ये इंप्लीमेंट करना चाहती है प्लान, ताकि जो फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो नया कैपिटल का खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको फंड किया जा सके, उस धनराशि का यूज किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पे एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड फैसिलिटीज यहाँ पे बनाई है। सरकार ने एक पूरी की पूरी सूची बना दी है प्रोजेक्ट्स और फैसिलिटीज की, जो कि ऑफर की जानी है, टू बी ऑफर्ड पैसिव वे से किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगले 4 सालों के दौरान। What distinguishes it from the new public sector disinvestment policy? देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। आप किसी, जैसे मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा कंपनी का, तो आपने निवेश किया, आपने उस कंपनी के अंदर कोई एक हिस्सा जो है वो स्वामित्व तो प्राप्त कर लिया है, ओनरशिप प्राप्त कर ली है, ठीक है। डिसइन्वेस्ट का मतलब है वही शेयर आपने बेच दिया, आपने पैसा ले लिया, तो वो हो गया विनिवेश। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, ठीक है। व्हाट डिस्टिंग्विशेज इट, व्हाट की वर्ब है डिस्टिंग्विशेज, क्या वो चीज है जो इसको डिफरेंशिएट करती है। डिस्टिंग्विशेज का मतलब है डिफर करना, अलग करना, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इसे अलग करती है, किससे, द न्यू पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो नई सार्वजनिक क्षेत्र की या सरकारी क्षेत्र की, पब्लिक जहां पे नाम आ रहा है वहां पे सार्वजनिक पढ़ें, उसे आप सरकारी पढ़ सकते हैं। तो क्या वो चीज है जो इसे अलग करती है, किस चीज से, तो डिफर के साथ में फ्रॉम लगता है, डिफरेंशिएट के साथ फ्रॉम लगता है, तो फ्रॉम लगा हुआ है, जिसे जो अलग करती है नई जो सरकारी क्षेत्र की विनिवेश योजना है। सरकार यहाँ पे विनिवेश योजना ही तो बना रही है, ठीक है। तो इसको, इस चीज से क्या चीज अलग करती है, वो ये है। अब देखो व्हाट की वर्ब तो डिस्टिंग्विशेस है, और व्हाट डिस्टिंग्विशेस इट, ये जो एक पूरा उपवाक्य है, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है। वो ये है कि दैट ए चेंज ऑफ ओनरशिप इज नॉट इनविजिज्ड। इनविजिज बोलते हैं इसको। इनविजिज का मतलब होता है फोर्सी करना, प्रेडिक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के बारे में पहले से कल्पना कर लेना, ठीक है। तो क्या वो चीज है जो इस योजना को, जो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे नई पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से अलग करती है, वो ये है कि चेंज ऑफ ओनरशिप। पहले स्वामित्व किसका था, किसी भी कंपनी पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर सरकार का, अभी किसका अधिकार होगा, प्राइवेट किसी इन्वेस्टर का, जो भी पैसा देके लाके देगा गवर्नमेंट को। तो इस चीज की कल्पना नहीं की गई है कि कौन यहाँ पे चेंज ऑफ ओनरशिप कैसे होगी, कौन यहाँ पे नया ओनर होगा, ये बातें इसके अंदर नहीं तय की गई हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स दीज असेट्स, गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, एस्टिमेट्स यहां पे इसकी वर्ब है। एस्टिमेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना या पूर्व आकलन करना। सरकार का ऐसा मानना है कि दीज असेट्स, की ये संपत्तियां, अब दीज यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है, अगर आगे नाउन नहीं होता तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का एस्टिमेट क्या है, सरकार चूंकि सिंगुलर आ गई तो एस्टिमेट्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। अब ये असेट्स कौन कौन से हैं वो इसने हाइफन लगा के बताया। ये सरकारी संपत्तियां जैसे एयरपोर्ट है, कोल माइन मतलब कोयले की खान है, हाईवे स्ट्रेचेस का मतलब हो गया हाईवे की जमीन मान लीजिए, है ना, स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, तो हाईवे की जमीन मान लीजिए। यहां तक कि अर्बन ट्रैक्ट्स है, अर्बन का मतलब शहरी होता है, ठीक है। अर्बन का ऑपोजिट होता है रूरल, ठीक है। शहरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब भी लैंड होता है, ट्रैक्ट का मतलब भी क्षेत्र होता है। ट्रैक्ट का मतलब नोट कर लीजिएगा, रीजन, एरिया, है ना, ये होता है टेरिटरी, ये सब होता है ट्रैक्ट्स। यहां तक कि शहरी कोई क्षेत्र है, शहर में कोई जमीन है, उसको मान लीजिए स्टेडिया, ये स्टेडियम का प्लूरल है, स्टेडियम जो होता है उसका प्लूरल स्टेडिया। होटल्स, है ना, ये सब सरकारी संपत्तियों की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का आकलन है, गवर्नमेंट का पूर्वानुमान है कि ये जो असेट्स हैं, असेट्स में ये सब आ गए, ठीक है। टू फैच अराउंड, तो इनका क्या अनुमान है, इनको लगता है कि इनको अगर आप लीज पर दे दोगे या फिर सेल कर दोगे तो इससे इतना पैसा आएगा। फेच का मतलब क्या होता है, फेच का शाब्दिक अर्थ होता है गो एंड ब्रिंग, ठीक है।
गो एंड ब्रिंग शाब्दिक अर्थ यह है, लेकिन यहां पे ला कर देना ऐसा कह सकते हो। तो गवर्नमेंट को लगता है कि इन सरकारी संपत्तियों से कितना पैसा आएगा, अराउंड का मतलब होता है लगभग 5.96 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे इससे, थ्रू स्ट्रक्चर्ड लीजिंग। और ये किस माध्यम से आएंगे, क्या करेगी सरकार, क्या इसको बेच देगी या लीज पर लगाएगी, तो उसका बता रखा है, ये इस तरीके से आएंगे। थ्रू आ गया प्रिपरेशन, इसका मतलब इस माध्यम से। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लीजिंग यहां पे नाउन है, लीज पर देना मतलब एक प्रकार से किराए पर देना लंबी अवधि के लिए, वो हो गया लीज। एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतिकरण, ठीक है। अब इसको समझाऊं मैं इसको, तो ऐसे समझ सकते हो इसको कि मान लीजिए आपने किसी निवेशक से पैसा ले लिया, वो जो पैसा आया है उस पैसे को फिर उसी निवेशक, चूंकि आपने जमीन तो किसी ने खरीद ली, मान लीजिए कोई लैंड है, इस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है ए नाम का, इस व्यक्ति ने इस लैंड को खरीद लिया, ठीक है। अब इसको खरीदने के बाद इसको ऑपरेट करेगा, कोई ना कोई यहाँ पे कामकाज करेगा, बिजनेस चलाएगा, तो उसके लिए इसको पैसा चाहिए, ये जाएगा बैंक के पास, ये बैंक के पास जाएगा और इसको लोन लेगा। तो सरकार क्या करेगी कि सरकार जो इससे पैसा लिया है उसी को डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करेगी, बैंक वालों को दे देगी कि अब तुम इसको लोन पे दे दो, और ये कोई ना कोई हिस्सा इसके पास चला जाएगा और इससे भी सरकार कमाएगी, ठीक है। लोन देकर इंटरेस्ट यहां पे लेगी, तो इसे प्रतिभूतिकरण कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ट्रांजैक्शन समझते ही हो आप, क्या होता है, लेन देन को बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार का यह आकलन है कि भाई ये सरकारी संपत्तियां हैं, ये नाम बता रखे थे, ये लगभग इतना रुपए लाके देगी, ठीक है। और किस माध्यम से लाकर देगी, लीज करने के माध्यम से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्डरली तरीके से। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब ऑर्डरली है, मतलब सही तरीके से अगर इसको लीज पर लगा दिया जाएगा या प्रतिभूतिकरण जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे तो उससे इतना पैसा मिलेगा हमें, ठीक है। दिस इन टर्न का मतलब बदले में। अब ये चीज जो होगी ना, इससे क्या होगा, कुड हेल्प फंड। अब हेल्प के साथ में देखो V0 है, हेल्प के साथ सीधा V0 का मतलब बेस फॉर्म है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर V0 क्या कॉन्सेप्ट है, तो इतना सा याद रखो फिलहाल कि V0 क्रिया के उस रूप को कहा जा सकता है जिसके साथ में ING लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ V0 भी लग सकता है और 2+V0 भी लग सकता है, मतलब 2 लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ट्रेंड में यही है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं रेगुलर, तो उसके साथ हेल्प देखते हैं, तो हेल्प के साथ V0 लगता है। तो इससे क्या होगा बदले में, कुड हेल्प फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब ये एक देखो प्रोजेक्ट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP इसको कह सकते हैं, कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचों संबंधी कोई योजना है सरकार की कि भाई इस प्रकार सड़क निर्माण करना है, हाईवेज बनाने हैं, है ना, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, ये सब मतलब प्रोजेक्ट जो हैं वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का हिस्सा। तो कह रहा है कि इससे क्या होगा, इससे बदले में फंडिंग मिलेगी, इसको फंड मिलेगा, मतलब इससे पैसा इसमें लग जाएगा। विद न्यू प्रोजेक्ट्स वर्थ 100 लाख करोड़, नए प्रोजेक्ट सरकार चलाएगी और उसकी कीमत लगभग कितनी है, 100 लाख करोड़। तो 5.96 लाख करोड़ मिलने हैं, 100 लाख करोड़ जो है वर्थ, इतने रुपए का जो प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे इससे बदले में फंडिंग मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ऑल्दो यद्यपि द गवर्नमेंट हैज सेड, यद्यपि गवर्नमेंट ने यह कहा है कि फिस्कल कॉन्स्टेंट्स, फिस्कल का मतलब वित्तीय, कॉन्स्टेंट्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो, लिमिटेशन कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, बाध्यताएं, है ना, आर नॉट द ट्रिगर फॉर दिस प्लान। ट्रिगर का मतलब होता है कोज, ट्रिगर से मतलब क्या होता है, कोज। तो यहां पे यद्यपि सरकार ये भी कह रही है, भाई हमने तो समझ लिया, लेखक ने समझ लिया कि इस पैसे का इस्तेमाल ऐसे ऐसे करने वाली सरकार, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम लोगों ने ये योजना इसलिए नहीं चलाई है कि हम इस मतलब हमारी जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, ये कोई कारण नहीं है। तो सरकार क्या कह रही है, सरकार की वर्ब यहाँ पे हैज सेड है कि फिस्कल कांस्टेंट जो हैं, जो वित्तीय हमारी बाध्यताएं हैं कि हमारे को पैसा चाहिए है, उसके कारण हमने इस योजना को अंजाम नहीं दिया है, ठीक है। हम लीज पर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारी कोई वित्तीय आवश्यकताएं हैं इसलिए दे रहे हैं, ये कोई कारण नहीं है। आगे देखिए, एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज एम्फसाइज का मतलब किसी चीज पर जोर देना होता है, स्ट्रेस डालना होता है, तो इसको स्ट्रेस भी कह सकते हो आप। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात पर जोर दिया है, क्या, दीज असेट्स और द लैंड, कि ये जो संपत्तियां हैं या फिर कोई जमीन है, देयर इन एक एडवर्ब होता है, देयर इन एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है जो भी हमने मेंशन किया है पहले, जिसका जिक्र किया है उसी के तहत, ठीक है।
तो कह रहा है कि जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, जोर दिया है कि ये जो संपत्तियां हैं या फिर जमीन है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है, विल नॉट बी सोल्ड, ये बेची नहीं जाएंगी, विल नॉट बी सोल्ड पैसिव वॉइस हो गया, बट प्राइवेट प्लेयर्स विल बी आस्क्ड, बल्कि जो निजी निवेशक हैं, प्लेयर्स का मतलब यहां पे कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई निजी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, बल्कि जो निजी निवेशक हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उनसे कहा जाएगा, विल बी आस्क्ड पैसिव वॉइस हो गया, टू पे फॉर ऑपरेशन, कि भी हमें पेमेंट करो, कि अगर आप इसको संपत्ति को ले रहे हो या लैंड ले रहे हो, उसको जो ऑपरेट करोगे और आप हमारे से मैनेजमेंट राइट्स लोगे, है ना, जो प्रबंधन के अधिकार लोगे, अभी हम लोग इसको मैनेज करते हैं, अभी तुम लोग मैनेज करोगे इसको, तो उसके लिए पैसा हमारे को दो। एंड एक्सपेक्टेड टू मॉडर्नाइज एसेट्स, और उनसे कहा जाएगा कि उनसे यह भी आशा की जाती है कि तुम इन एसेट्स को मॉडर्नाइज, अभी खस्ता हाल में है तो इसको मॉडर्नाइज करो, आधुनिकीकरण इसका करो, दैट आर ईदर लैंग्विशिंग, अब दैट यहां पे आ रहा है इन एसेट्स के लिए, ये संपत्तियां जो है या तो क्या हो रही है, लैंग्विश हो रही है, लैंग्विश का मतलब बद से बदतर हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है, वीथर हो रही है, मुरझा रही है, मुरझाने का मतलब यहां पे इसकी हालत खस्ता है एकदम प्रॉपर्टीज की, क्योंकि यहां पे कोई देख रेख इनकी नहीं है, और आर सिंपली अंडर यूटिलाइज्ड, या फिर ये संपत्तियां क्या हैं, अंडर यूटिलाइज, जितना इनका उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है, उससे कम इसका उपयोग हो रहा है, तो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। इधर के साथ और लगता है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखो बहुत आसान कर रहा हूं चीजों को, अगर आप खुद से अपने पढ़ा हो मॉर्निंग में तो आप डेफिनेटली ये जान पाएंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, ठीक है, लेकिन अभी कितना आसानी लग रहा है। फिर समझिएगा, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफेसाइज किया है, हैज इंफेसाइज जिसकी वर्ब है, तो ये एसेट्स या फिर लैंड है जिसका हमने जिक्र किया है, इनको बेचा नहीं जाएगा, इन्होंने कहा, बल्कि प्राइवेट प्लेयर से कहा जाएगा कि आप इनको ऑपरेट करने के लिए, मैनेजमेंट राइट्स के लिए हमारे को पेमेंट करो, और आपसे आशा की जाती है कि इन एसेट्स को मॉडर्नाइज भी करो, ठीक है। वो एसेट्स जो कि फिलहाल खस्ता हाल में हैं, या फिर कहें कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं, या फिर मतलब कहें कि इनका जरूरत के अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर, अब देखो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह एक स्कीम है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, ये जो बिजली विभाग, जो बिजली संबंधी काम जो देखती है ये कॉरपोरेशन, ये जो संगठन, इसने एक म्यूचुअल फंड की तरह जारी कर दिया था इस INVIT को, ऐसा समझ लो, ताकि कुछ पैसा यहाँ पे जो लोग हैं निवेश करें और उनको पैसा निवेश करने के बदले छोटा मोटा रिटर्न मिलता रहे, इसको बोल, ये इसके लिए था, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर जो है, हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, इसको पहले ही यूज किया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया। दिस ईयर, इस साल किसने यूज किया, इस कॉर्पोरेशन ने यूज किया। किस लिए यूज किया, ताकि फंड जुटा सकें, रेज का मतलब जुटाना, ताकि पैसा इकट्ठा कर सकें। और पैसा किससे आता है इनके पास, अगेंस्ट इट्स ट्रांसमिशन लाइंस नेटवर्क। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या हो गया कि बिजली देखो तारों के द्वारा पहुंचती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो ट्रांसमिशन लाइन है, प्रसारण की लाइन है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क्स हैं उनके आधार पर, इस अगेंस्ट का मतलब है इस बेसिस पर, ठीक है। एंड कुड बी यूज्ड, और कह रहा है कि भाई इसको यूज किया जा सके, कुड बी यूज्ड मतलब यूज किया जा सके किसके लिए, हाईवेज के लिए, गैस पाइपलाइंस के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, जिसके अंदर ये भी शामिल है, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक प्रकार से यूं समझ लो कि मालगाड़ियों के लिए एक ट्रैक होता है ना, केवल मालगाड़ियां, फ्रेट जहां पे आ गया, इसका मतलब जो माल भाड़ा होता है उसको बोलते हैं, जो सामान एक स्थान से पहुंचा जाता है उसको भी फ्रेट बोलते हैं। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। फिर समझिएगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर, इसको इतना ही मानो कि ये नाम है ना। इसका इस्तेमाल किया गया इस साल किसके द्वारा, इस कॉर्पोरेशन के द्वारा। किस लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि फंड जुटाया जा सके। फंड कैसे जुटाया जा सके, इस ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क के थ्रू, इसके माध्यम से या इस आधार पर, ठीक है। और इस फंड का इस्तेमाल कैसे कर सके, पैसा आ गया, अब सरकार के पास पैसा गया क्योंकि सरकारी उपक्रम है ये। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, हाईवेज के लिए, गैस पाइपलाइंस के लिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, है ना, इनके लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। इंक्लूडिंग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें ये भी शामिल है, ठीक है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जा सके, इसलिए इन्होंने ये म्यूचुअल फंड की जैसे एक स्कीम लॉन्च करी, ताकि कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा इन्वेस्ट करके और जो रिटर्न है थोड़ा मोटा रिटर्न प्राप्त कर सके। फॉर पोर्ट्स, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होते हैं जहां पर जहाज वगैरह की पार्किंग होती है, जहां पे सामान मतलब उसमें लोड करेंगे, फिर अगले पोर्ट पे पहुंच के अनलोड कर देंगे, या फिर पैसेंजर को लेकर मतलब यात्रियों को लेकर जाएंगे, यहाँ से दूसरे पोर्ट पे जाके उतार देंगे यात्रियों को, वो पोर्ट होते हैं। माइनिंग, खान, रेलवे स्टेशन पता ही है आपको,
कंसेशन एग्रीमेंट्स, अब समझना, मैंने पहले ही कहा था इसको स्टार्ट करने से पहले कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एट इट अपीयर्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि समझनी बहुत जरूरी है, वरना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? कंसेशन एग्रीमेंट एक प्रकार का अनुबंध होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके तहत सरकारी ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए, गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अनुबंध होता है कि आप सरकार के ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए भी, न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र जो है सरकार का रहेगा, लेकिन उस अधिकार क्षेत्र में आप लीज पर लेकर और किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो, मैनेजमेंट राइट प्राप्त कर सकते हो, उसको बोलते हैं कंसेशन एग्रीमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जो ऊपर बताया था वही बात कर रहा है कि सरकार ने अपनी संपत्ति को लीज पर दे दी है, हालांकि सरकार की संपत्ति ही वो, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर उसको यूज कर रहा है पैसा देके, और लीज पर ले ली उसने कुछ समय के लिए, कि एक निश्चित समय अवधि 60 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष एक समय सीमा तय कर ली। उस समय सीमा के लिए वही प्रबंधन देखेगा उसका, वही उसको चलाएगा, उसके बदले में वो पैसा सरकार को देगा कुछ हिस्सा। ठीक है, लेआउट बताया था मैंने आपको, अरेंज करना है। ठीक है, कॉन्टोर, शेप या आउटलाइन होती है, बाहरी रूपरेखा। पीपीपी, अब देखो ये भी एक मॉडल है। जब कई बार क्या होता है कि सरकार किसी भी उपक्रम को, कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा उपक्रम है, सरकार अकेले नहीं चला सकती, उसके लिए उसको प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई ऐसा उपक्रम है, कोई ऐसा कॉरपोरेशन है जिसको सरकार और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर चलाते हैं, उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। ठीक है, आर प्रपोज्ड, ये प्रस्तावित है। फिर समझिएगा, फॉर पोर्ट्स, तो इनके लिए, पोर्ट के लिए, माइनिंग के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट्स, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। लेइंग आउट, अरेंज करते हुए, द कॉन्टोर्स फॉर ए पीपीपी, कि भाई अरेंज करते हुए क्या चीज, बाहरी रूपरेखा, कि किस प्रकार के ये मॉडल होंगे, ये प्रपोज्ड हैं, ये प्रस्तावित हैं। कहने का मतलब इनके लिए भी सरकार की योजना चल रही है कि इनमें भी प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल किया जाए। तो पोर्ट के लिए, माइनिंग के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए ये अग्रीमेंट जो हैं, जो कि अरेंज करेंगे आउटलाइंस को पीपी मॉडल की। ठीक है, तो ये भी प्रपोज्ड हैं, ये अग्रीमेंट्स प्रपोज्ड हैं, ये प्रस्तावित हैं। ठीक है, अबाउट 88,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड, लगभग इतना पैसा जो है वो एक्सपेक्टेड है, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा। किससे? इस पाइपलाइन स्कीम से, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी से। ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है, एनएमपी की फुल फॉर्म बताएं, ध्यान रखिएगा। लगभग 88,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कि ये इस स्कीम से आ सकता है इस साल में ही। इटसेल्फ का मतलब यहां पे जोड़ दे रहा है कि इसी साल के अंदर इतना पैसा आ सकता है इस योजना से। अब ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? सरकार की स्कीम है। सरकार यहां पे अपनी कुछ संपत्तियां, कुछ असेट्स, कुछ लैंड लीज पर देगी, कुछ को सेल कर देगी, पैसा आएगा। तो इस साल इस स्कीम से इतना पैसा आने की संभावना है। इन एडिशन टू, किसके अतिरिक्त? इन एडिशन टू का मतलब होता है बिसाइड्स, किसके अलावा? द 1.75 लाख करोड़ ऑलरेडी एस्टिमेटेड इन द बजट। बजट में पहले ही जो 1.75 लाख करोड़ का एस्टीमेट लगाया गया था, पूर्व आकलन किया गया था, उसके अतिरिक्त है ये। और ये जो 1.75 लाख करोड़ का आकलन किया गया था, कितना पैसा आएगा, ये कहां से आना है? ये इस बिक्री से आना है। पब्लिक फर्म्स हैं, कुछ सार्वजनिक फर्म्स थी, कुछ सरकारी फर्म थी, सच एज उदाहरण देने के लिए यूज करते हैं। एयर इंडिया, बीपीसीएल, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनकी बिक्री से इतना पैसा आएगा, उसके बाद लीज पर लगाने से इतना पैसा और इस साल आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। वाइल दिस गवर्नमेंट इज येट टू, अब कह रहा है यद्यपि, वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज होते हैं, एक तो यहां से यहां तक का क्लोज और एक फिर दूसरा क्लोज है, ठीक है। तो यद्यपि ये सरकार जो है, दिस गवर्नमेंट जो बीजेपी सरकार है, इज येट टू मतलब अभी तक भी इसको कंप्लीट करना है सिंगल पीएसयू। सिंगल पीएसयू का मतलब, पीएसयू का मतलब है पब्लिक सर्विसेज अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण। मतलब कहने का मतलब अभी भी इसको एक भी जो बिक्री वाला, मतलब कईयों को इसने बेचने के लिए निकाल दिया है, जैसे एक उदाहरण तो यही दे दिया एयर इंडिया बीपीसीएल का, कह रहा है कि अभी भी इस सरकार को एक की बिक्री पूरी नहीं हुई है, ये बिक्री पूरी करना अभी शेष है। फिर भी द रिस्क ऑफ एडवर्स ऑडिट पैराज, अब ये ऑडिट पैरा क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है जो भी आपके वित्तीय लेन देन है उसकी जांच। ये ऑडिट किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, किसी कंपनी के लिए भी हो सकती है। ऑडिट पैरा का मतलब क्या है कि भाई जांच हुई वित्तीय
कोई भी लेन देन की और उसमें इरेगुलरिटी, एनोमली पाई गई, अनियमितताएं पाई गई, तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दी जाती है, उसे कहा जाता है ऑडिट पैरा। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, ऑपोजिट। तो कह रहा है यद्यपि ये सरकार जो है अभी भी इसको कोई एक बिक्री को पूरा करना है, अभी तक ये पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है। तो कह रहा है फिर भी जो रिस्क है एडवर्स ऑडिट पैरा की अबाउट वैल्यूएशन एंड प्रोसेसेज हैंगओवर मोनेटाइजेशन डील्स टू, खतरा जो है किस चीज का कि विपरीत यहां पे रिपोर्ट जा सकती है, किस बारे में, वैल्यूएशन और प्रोसेसेस के बारे में। वैल्यूएशन का मतलब भी कोई पैसा लगाएगा तो वैल्यूएट तो करेगा, उसको वो सोचेगा उस बारे में कि कितनी वैल्यूएशन है, कितना पैसा लगना चाहिए, प्रोसेसेस किन प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो ये जो रिस्क है ना वो लटक रही हैं। हैंग ओवर अलग अलग दे रखा है, एक हैंग ओवर तो साथ में आता है, वो होता है नशा सवार होना, ठीक है, नशा नहीं उतरना, हैंगओवर नशे को बोलते हैं। एक हैंगओवर जो है ये अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब लटक रहा है ऊपर, ये खतरा जो है मंडरा रहा है ऊपर, मोनेटाइजेशन डील्स टू, इन डील्स पर भी। ये जो डील्स की हमने बात करी ना, इन पर ये खतरे मंडरा रहे हैं। खतरे किसके हैं? इन दो चीजों के खतरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर हालांकि पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल्स, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, प्री इसका ऑपोजिट होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, ट्रबल्स का मतलब मुसीबतें, समस्याएं। तो यद्यपि हालांकि ट्रांजैक्शन के बाद की समस्याएं किस चीज में? आउटराइट सेल्स में। आउटराइट का मतलब पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से आपने बेच ही दिया, जैसे एयर इंडिया है पूरा बेच ही दिया, बीपीसीएल पूरा बेच ही दिया, लीज पर नहीं दे रहे हो, इसको बेच रहे हो। तो इसके लिए पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल्स जो है ना वो एक लिमिटेड नेचर की हो सकती है, वो मतलब कम हो सकती है, सीमित हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो कह रहे हैं हालांकि जो पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल्स हैं, भाई आपने किसी कंपनी ने खरीदा है तो आपने उसने पैसा दिया, आपने पैसा ले लिया, अब वो संपत्ति उसकी हो गई, अब इसके बाद में जो समस्याएं हैं वो लिमिटेड है, ज्यादा समस्याएं आने की संभावना नहीं है। तो पोस्ट ट्रांजैक्शन ट्रबल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो कैन बी है, ठीक है। लेकिन देखो विद प्रपोज्ड कंसेशन पीरियड्स रनिंग अप टू 60 ईयर्स, लेकिन यहां पे इस चीज के साथ प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, कंसेशन पीरियड बताया था मैंने कि एक अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लीज पर दे रहे हो आप, और कितने समय तक के लिए? 60 साल, रनिंग अप टू 60 ईयर्स, वो चलेगा 60 ईयर्स तक। फॉर सम असेट्स, कुछ संपत्तियों के लिए। तो एनएमपी डील्स, वही नेशनल मोनेटाइजेशन जो आपका क्या था प्लान था, ये डील्स जो हैं बाई कॉन्ट्रास्ट, बाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो गया विरोधाभासी रूप से, उल्टा, मतलब इसके विपरीत। कुड पोज, ये हो सकता है, कुड यहां पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, पोज का मतलब रेज है या कोज है, ये हो सकता है कि खड़ा कर दे अ लॉन्ग टर्म हेडेक, काफी लंबे समय का सरदर्द, इफ दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, यदि इनको स्ट्रक्चर नहीं किया गया, स्ट्रक्चर का मतलब सही ढंग से मैनेज नहीं किया गया, विद एंड यूजर इंटरेस्ट, किसके साथ? एंड यूजर इंटरेस्ट का मतलब कि कोई व्यक्ति इसको खरीद रहा है तो उसका एंड यूज क्या करेगा, मतलब कोई व्यक्ति मान लो लोन ले रहा है, तो लोन लेने के लिए बैंक पूछता है उससे कि भाई तुम लोन ले रहे हो तो किसके लिए ले रहे हो, क्या करोगे? आप बताओगे कि सर मैं जमीन खरीदने के लिए लोन ले रहा हूं, हो सकता है आप कहो कि मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है, हो सकता है आप कहो कि मुझे पर्सनल खर्चों को मैनेज करने के लिए लेना है, तो वो एंड यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या माइंड में है उसके? बैलेंसिंग द प्रॉफिट एंड यूटिलिटी मोटिव्स, बैलेंसिंग का मतलब संतुलित करते हुए, प्रॉफिट का मतलब लाभ, यूटिलिटी मतलब उपयोग, मोटिव्स का मतलब उद्देश्य, ठीक है। फिर समझना क्या कहना चाह रहा है। हाउएवर हालांकि, सॉरी यहां तक तो हो गया कि भाई आपने बेच दिया, वहां तक तो समस्याएं बहुत कम आने वाली है, लेकिन आप लीज पर दे रहे हो, मतलब प्रस्तावित जो ये एक स्कीम है ना आपकी, कंसेशन पीरियड आपका 60 साल का है। मान लीजिए आपने एग्रीमेंट किया 60 सालों के लिए कि 60 साल तक आप इसका प्रबंधन देखिए, आप इसको संचालित कीजिए, आप एसेट्स को मॉडर्नाइज कीजिए, इसके बदले हमें पैसा देते रहिए, एक प्रकार से किराया आता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एसेट्स के लिए जो ये डील है ना, तो ये कह रहा है इसके लिए एनएमपी डील्स विरोधाभासी रूप से, मतलब जो ऊपर बात करी है, सेल कर दिया, यहां पे आप लीज पर दे रहे हो, तो ये जो है काफी लंबे समय का सिरदर्द हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है अगर आपने ढंग से इसको स्ट्रक्चर नहीं किया, आपने पहले से पूछा नहीं कि भी आप किसके लिए यूज कर रहे हो सकता है आपने किराए पे कमरा दे दिया और आपने कहा कि भाई पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, उसको कमरा दे दिया, अब वो बच्चे पढ़ रहे नहीं है बल्कि वहां पे डेली जुआ खेलते हैं, डेली हो सकता है शोर शराबा करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो किराएदार को निकालने की सोचेगा मकान मालिक कि भाई निकलो, तुमने तो कहा था पढ़ने के लिए कमरा चाहिए लेकिन आप लोग इसका अलग यूज कर रहे हो। तो वैसा ही है कि आपको पहले समझ लेना है कि एंड यूजर इंटरेस्ट क्या है, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, वो दिमाग में आपके होना चाहिए, वो पूरा उसका मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और साथ में आप ये भी देखो कि कितना प्रॉफिट है,
कि आप जो उसको लीज पर दे रहे हो क्या वास्तव में प्रॉफिट है या उस चीज का आप ही बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में यूटिलिटी मोटिव्स क्या हैं, उसका उपयोग करने के मोटिव्स क्या हैं, वो सब बैलेंस करने की चीजें हैं, ये सब देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा रिस्क है। द शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, अब कह रहा है जो शेयरिंग है रिस्क और रिवॉर्ड की, खतरा भी है यहां पे फायदा भी है, बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनर्स, किसके बीच, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच, जो सरकार और प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं। भाई रिस्क रिवॉर्ड दोनों के हैं, यहां पे ऐसा नहीं कि सरकार का ही रिस्क है और ऐसा भी सरकार का ही फायदा है, यहां फायदा भी दोनों का हो सकता है, खतरा भी दोनों का हो सकता है। जो कि लीज पर है तो काफी लंबे समय तक आप साथ रहोगे, ठीक है, साथ मिलकर काम करोगे। तो ये जो शेयरिंग है ना दोनों के बीच में, सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच में, इस शेयरिंग को नीड्स इसकी वर्ब है, टू बी वेड केयरफुली फॉर ईच सेक्टर, इसको जरूरत है कि सही ढंग से आप सोच लो। वे का मतलब क्या बताया था, थिंक अबाउट या कंसीडर, इसको सावधानी पूर्वक सोचने की जरूरत है ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चेक्स एंड बैलेंसेज। चेक्स एंड बैलेंसेज का मतलब होता है भी, मान लीजिए सरकार, जैसे हमारे देश में 3 चीजें हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अब कोई एक दूसरे में एंटर नहीं कर सकती, इतना अधिकार हर एक को दिया गया है, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं, उसको चेक्स एंड बैलेंसेज कहते हैं। तो वैसा ही है, चेक्स एंड बैलेंसेज आर नीडेड। तो यहां पे एक तरफ सरकार है, एक तरफ प्राइवेट प्लेयर्स, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी अधिकार इतने हैं कि वो मतलब उसके अंदर सरकार दखल अंदाजी नहीं करेगी, और सरकार के पास भी अधिकार इतने हैं ऑब्वियसली कि वो यहां पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये हो गया चेक्स एंड बैलेंसेज। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेज की जरूरत है फॉर एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज, कि वास्तव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है उसका क्या उपयोग कर रहे हो, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेज की जरूरत है। किसके वर्सेज, वर्सेज का मतलब है इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट। प्रोजेक्शंस एट द टाइम, प्रोजेक्शंस का मतलब होता है गैस, अनुमान। एट द टाइम ऑफ बिडिंग, बिडिंग का मतलब नीलामी, बोली लगाना। मान लीजिए आपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया कि भाई ये चीज है हम लीज पर दे रहे हैं, अब आप बोली लगाना शुरू करो। उनमें से 5 लोग हैं, 5 कंपनियां हैं, उनमें से एक ने बोली लगा दी, एक की बोली जो है वो आपके जम गई और उसको आपने वो चीज है वो लीज पर दे दिया, ठीक है। तो उस समय आपसे पूछा गया कि आप इसका क्या यूज करोगे, इसका यूज इस तरीके से करना है, उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन वास्तव में कैसा यूज हो रहा है, तो इसके लिए फिर सरकार वहां पे कहेगी कि तुमने गलत इसका यूज किया, तो उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है। इफ द गवर्नमेंट हैड इंप्लीमेंटेड इट्स 2014 बजट प्रॉमिस, अब यहां पे कंडीशनल सेंटेंस है और ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसे आप कहते हैं इंपॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट। तो कह रहा है कि यदि सरकार ने इंप्लीमेंट किया होता अपने 2014 के बजट प्रॉमिस को, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया था अपने बजट में, अगर उसको सही ढंग से लागू कर दिया होता। क्या प्रॉमिस था? प्रॉमिस था सेटअप करने का एन एपेक्स बॉडी। सेटअप का मतलब स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। एपेक्स बॉडी का मतलब हो गया एक सर्वोच्च, यहां पे एक बॉडी, एक निकाय बनाएंगे टू डिवाइज न्यू पीपीपी मॉडल्स। किस लिए? डिवाइज करने के लिए। डिवाइज क्या होता है? फॉर्मुलेट, निरूपित करना, बनाना। इन्होंने कहा था कि एक एपेक्स बॉडी स्थापित की जाएगी नए इस मॉडल्स को बनाने के लिए। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, पिछली गलतियों से सीखते हुए। लर्निंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो अगर ऐसा किया होता ना, तो कह रहा है भारत का जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, इंस्टीट्यूशनल का मतलब आधारभूत, बेसिक, फंडामेंटल, रूडिमेंट्री, भारत की जो आधारभूत क्षमता है, किसके लिए? एनएमपी के लिए। वुड हैव बीन मोर मैच्योर बाई नाउ, तो वो अब तक, बाई नाउ का मतलब अब तक, मैच्योर हो गई होती, अधिक परिपक्व हो गई होती। अभी तक इस स्कीम में इतना सोचना विचारना नहीं पड़ता, इतनी रिस्क जो हम सोच कर चल रहे हैं वो रिस्क यहां पे नहीं होती। समझ गए? याद रखें, इफ के साथ में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो दूसरे साइड में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आएगा। तो यहां वुड हैव बीन दे रखा है, ठीक है। तो यदि सरकार ने इंप्लीमेंट किया होता अपने 2014 के बजट प्रॉमिस को, क्या प्रॉमिस किया था? इन्होंने कहा था कि एक एपेक्स बॉडी को हम सेटअप करेंगे, किस लिए? नए पीपीपी मॉडल्स को बनाने के लिए। ये मॉडल्स कौन से होते हैं? जहां पे प्राइवेट और सरकारी दोनों चीजें जो है मिलकर काम करती हैं, उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल्स। पिछली गलतियों से सीखते हुए इन्होंने ये घोषणा की थी। यदि इन्होंने लागू कर दिया होता इस चीज को, तो आज जो आधारभूत क्षमता है भारत की एनएमपी की, तो वो इतनी मैच्योर हो गई होती आज तक। तो फिर कह रहा है जस्ट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट डील्स, तो जैसा कि डिसइन्वेस्टमेंट डील्स हैं, विनिवेश की जो डील्स हैं, समझो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ड्यूरिंग ए डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब मंदी होता है, स्लो डाउन को कह सकते हो या मेल्ट डाउन को कह सकते हो, स्लो डाउन या मेल्ट डाउन। तो कह रहा है मेल्ट डाउन के दौरान, आर्थिक मंदी के दौरान डिसइन्वेस्टमेंट डील्स जो हैं वो हो सकता है, कुड यहां संभावना बता रहा है, क्राउड आउट। क्राउड आउट का मतलब देखो दो चीजें हैं, ठीक है।
क्राउड आउट का मतलब अगर ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही मतलब ये कॉम्पिटेंट है, बहुत ही इसको पोटेंशियल रखती है, तो ये इसकी जो संभावना है सफल होने की इसको खत्म कर देगी। इसको बोलते हैं क्राउड आउट कर देना, मतलब भीड़ से अलग कर देना। ये मतलब मान लीजिए आप 5-10 लोग दौड़ रहे हैं रेस में और एक के पास इतना पोटेंशियल है कि वो भीड़ से अलग कर देगा औरों को, मतलब उस भीड़ का हिस्सा आप नहीं रहेंगे अगर आप में उतना पोटेंशियल नहीं है, अगर आप उसमें इतना आप में कंपिटेंसी नहीं है। तो वो कह रहा है जैसे कि विनिवेश योजनाएं हैं डाउन टर्न के दौरान, वो हो सकता है कि वो क्राउड आउट कर दे न्यू इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, कि आप पहले से ही बेच रहे हो चीज़ों को, इसका मतलब दिख गया कि भी घाटे में चल रहे हो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इससे क्या होगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इससे एक रिस्क भी पैदा हो सकता है, टैग ऑफ फायर सेल्स। फायर सेल्स का मतलब होता है कि बहुत कम कीमत पर बेच देना। भी कई बार क्या होता है, पैसों की जरूरत है तो अपनी जमीन को, अपने वस्तुओं को हम बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं, उसको बोलते हैं फायर सेल्स। ठीक है, तो जैसा कि डिसइन्वेस्टमेंट डील्स है डाउन टर्न या मंदी के दौरान, वो हो सकता है कि नए इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर दे और यहां पे ठप्पा लगा दे फायर सेल्स का। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस फॉर पीपीपी असेट्स, ये हो गया रेवेन्यू प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान है, रेवेन्यू का मतलब आय है, इनकम है। तो इनकम का जो अनुमान है पीपीपी एसेट्स के लिए, ये वही मॉडल है जहां पे दोनों मिलकर काम करेंगे। एसेट संपत्ति कुड बी डिफ्लेटेड, वो हो सकता है कि कमजोर हो जाए, डिफ्लेट का मतलब वीकन होना होता है। नाउ लीडिंग टू लोअर बिड्स, बी डिफ्लेटेड नाउ लीडिंग टू, जो अब जो है लीड टू का मतलब परिणित होना, रिजल्ट निकलना, लोअर बिड्स का मतलब उसकी बोली कम लगे, फॉलोड बाई किस कारण से, सुपर नॉर्मल गेन्स फॉर द ऑपरेटर इन द फ्यूचर, कि जो ऑपरेटर है, जो लीज पर ले रहा है, जो इसको चलाएगा आगे चल के भविष्य में, उसके लिए अगर ऐसा लगेगा कि जो गेन है, जो फायदा है, जो प्रॉफिट है वो सुपर नॉर्मल है, मतलब सामान्य है, और सामान्य भी कितना, अति सामान्य है, तो फिर वो कम बोली लगाएगा, कम पैसा आपको देगा। प्रोजेक्शंस जो आपके हैं, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो हैं, उसके लिए कम लगेगा कि भाई मेरे पास पैसा कम आने वाला है, तो पैसा कम में ही खरीदेगा, फिर वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। गेटिंग द निटी-ग्रिटी राइट इज क्रिटिकल फॉर दिस ग्रैंड प्लान। गेटिंग मतलब प्राप्त करना, जेरेंड है, क्योंकि इससे देखकर वर्ब लग रही है, तो जब आईएनजी फॉर्म को देखकर वर्ब लगे तो उसे जेरेंड कहा जाता है, तो ये इज इसकी वर्ब है। निटी-ग्रिटी एक नाउन है, इसका मतलब बेसिक, मतलब जो कोर है, या फिर आप कहें कि सेंट्रल है, या फिर आप कहें कि जो चीज़ केंद्रीय, मतलब आधारभूत चीज़ है, बेसिक डिटेल्स उसको बोलते हैं निटी-ग्रिटी। तो निटी-ग्रिटी राइट प्राप्त करना मतलब आधारभूत या बेसिक, या फिर कहें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना, वो महत्वपूर्ण है किसके लिए, इस ग्रैंड प्लान के लिए, इस बड़े योजना के लिए। तो योजना बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आप लीज पर देंगे, बहुत सारा पैसा इससे आएगा, तो इसके लिए निटी-ग्रिटी राइट प्राप्त करना भी आपके पास अधिकार हो, निटी-ग्रिटी अधिकार हो, मुख्य अधिकार हो, ये जरूरी है इस चीज़ के लिए। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल, मीन्स कल तो नहीं होगी, मंडे को ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।